छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महायज्ञ में पहली आहुति पड़ गई है। 20 सीटों पर मतदान पूरा हो गया है। जिन सीटों में वोट पड़े हैं उनमें लगभग आधी नक्सल प्रभावित हैं। बस्तर की सभी 12 सीटें भी इनमें शामिल हैं। नक्सलियों के फरमान को नजरअंदाज करके लोगों ने जमकर वोट डाले। देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। उसके अलावा अपने जहां हम समाज में रह रहे हैं उसकी सुरक्षा के लिए कुछ अच्छा हो, देश में सुधार हो। बाकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। वोटिंग होना चाहिए। मेरे को लगता है कि हमारा पहला कर्म होना चाहिए। हले त्योहार का टाइम है, बहुत काम है, लेकिन ये पहली प्रक्रिया होनी चाहिए। अच्छा होए, सब गरीब मन के सहायता होए करके तो आथन मैडम सब कुछ अच्छा होना चाहिए। इसीलिए पहले फेज में छत्तीसगढ़ की जिन 20 सीटों पर मतदान हुआ है उनमें से 19 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। केवल एक राजनांदगांव सीट भाजपा के पास है। मतलब साफ है कि पहला चरण का रण जीतना बीजेपी के लिए पहाड़ पार करने जैसा है। हालांकि बीजेपी के नेता परिवर्तन का दावा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और झूठे वादे करके सरकार में काबिज होने के लिए जन घोषणा पत्र के वादे अधूरे हैं। इन सारे मुद्दों को लेकर जनता में भीषण आक्रोश है और पूरे छत्तीसगढ़ में, और खासतौर से 20 सीटों में 12 और 8 20 सीटों में जो आज प्रथम चरण में मतदान हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी कम से कम 14 सीटों में जीत रही है। पहले चरण के चुनाव में कई दिग्गजों की सीटें भी शामिल हैं। इनमें मंत्री कवासी लखमा, मोहम्मद अकबर भी शामिल हैं। कांग्रेस का दावा है कि वो 2018 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा भूपेश सरकार पर है। कांग्रेस ने 5 साल तक बहुत काम किया है और उन कार्यों का भी आधार है, और अभी जो हमारा घोषणा पत्र है वो भी आधार है। दोनों आधार मिलाकर कांग्रेस एक तरफा जीत कवर्धा में, पंडरिया में, पूरे राज्य में अब की बार 75 पार करेगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव में दोनों पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया। कांग्रेस भूपेश सरकार के कामों को गिनाकर जनता के बीच गई तो बीजेपी ने नाकामियां गिनाई। करप्शन, नक्सलवाद को लेकर भी दोनों पार्टियां आमने सामने रहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पहले चरण के रण में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में कौन जीतेगा पहले चरण की जंग? कांग्रेस के मजबूत गढ़ पर घुसपैठ कर पाएगी बीजेपी? क्या चलेगा भूपेश का भरोसा या मोदी की गारंटी? किसके हाथ सत्ता की चाबी देगा बस्तर? एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है गुहार छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र के महायज्ञ में पहली जो आहुति है अब वो पड़ गई है। 20 सीटों पर मतदान जो है वो पूरा हो चुका है, और जिन सीटों पर वोट पड़े हैं उनमें लगभग आधी सीटें ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। बस्तर की सभी 12 सीटें भी इसमें शामिल हैं। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय नारायण राय जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, जो कि भाजपा प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा लखन चौधरी जी से। लखन चौधरी जी, मतदान का जो प्रतिशत निकल करके आया है वो 2018 की तुलना में थोड़ा सा कम है। लगभग 6% का अंतर दिखाई दे रहा है। कम मतदान किस ओर इशारा कर रहा है, मैं आपसे जानना चाहूंगा लखन जी। हाँ, देखिए, अभी तो 71% का बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिव्यांशु जी इसमें थोड़ा सा और करेक्शन होगा और 2-3% और बढ़ने की गुंजाइश मुझे लगती है, क्योंकि जो है आंकड़े जो होते हैं वो थोड़ी देर बाद जो है सभी जगह से आते हैं, तो थोड़ा सा रिवाइज होगा। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि 2018 की तुलना में वोटिंग परसेंटेज जो है 2-3% कम से कम होने जा रहा है। देखिए, हालांकि वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने या कम होने से जो है किसको फायदा होता है, सत्ता पक्ष को या विपक्ष को, इसका कोई जो है ऑथेंटिक फार्मूला नहीं है, या इसके कोई ऐसे प्रमाण भी नहीं है कि वोटिंग परसेंट यदि बढ़ जाता है तो विपक्ष को फायदा होता है, या कम होता है तो सत्ता पक्ष को फायदा होता है। ऐसा इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन
सामान्यतया ये माना जाता है कि वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने का मतलब विपक्ष को फायदा होता है, और जब वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो इसका मतलब है कि जो है सत्ता पक्ष को फायदा होता है। ऐसा अमूमन जो है अंदाजा लगाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज 20 जो विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं और उसमें तो 19 तो कांग्रेस के पास है ही ऑलरेडी, एक ही में भाजपा थी। और इसमें लगता तो ऐसा है कि देखिए फायदे में तो भाजपा ही रहेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है 19 में ऑलरेडी है। मतलब एक तरह से कहा जाता है कि आप जो है शिखर पर हैं, और शिखर से और ऊपर जो है 20 में 20, तो मुझे लगता नहीं कि 20 में 20 जो है कांग्रेस के झोली में जाएगी। तो कुछ न कुछ फायदा देखिए भाजपा को ही होना है इसमें, और ये है कि भाजपा कितना फायदा लेती है और कांग्रेस कितना जो है नुकसान होता है कांग्रेस को। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा की सीटें तो बढ़ेगी ही बढ़ेंगी, एक से बढ़कर, और दिलचस्प है मुकाबला। कई लगभग जो है इस 20 में से दर्जन भर से अधिक सीटों पर उम्मीदवारों में जो है अच्छी जो है संघर्ष की स्थिति भी देखी गई है, और कई नामी गिरामी भी चेहरे हैं। तो बहुत विस्तार के साथ हम लोग यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भाजपा को फायदा होगा और कांग्रेस की कुछ सीटें जाएंगी। चलिए ठीक है, बीजेपी को फायदा मिलेगा ऐसा कहना है लखन जी का। मैं अभय नारायण जी के पास जाना चाहूंगा। अभय जी, 19 सीटें इस वक्त आपके पास हैं, और अब जो वोटिंग परसेंटेज निकल करके आ रहा है, क्या लगता है 20 में से इस बार कितनी सीटें? अभय जी देखिए, 20 की 20 सीटें हम इस बार जीतेंगे, क्योंकि रमन सिंह जी राजनांदगांव से एकमात्र सीट के भाजपा के विधायक हैं, और जो रुझान आ रहे हैं, जो समाचार प्राप्त हो रहे हैं, वो भी चुनाव हार रहे हैं। क्योंकि रमन सिंह के चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में लोगों ने नकार दिया था 2018 में, और भारतीय जनता पार्टी फिर उन्हीं के मंत्रिमंडल और उन्हीं के चेहरे के सामने रखकर चुनाव लड़ रही थी। तो जनता इस बात से नाराज है कि जब हमने नकार दिया, फिर वो नकारे हुए चेहरे को आप सामने ला रहे हैं, तो इससे रमन सिंह की जीत भी सुनिश्चित नहीं है। रही बात बस्तर की, मैं सबसे पहले बधाई दूंगा वहां के मतदाताओं को कि भय मुक्त होकर लोकतंत्र की इस सबसे बड़े महापर्व में उन्होंने मतदान किया। 71% के भी रुझान अभी जो समाचार प्राप्त हुए हैं, फाइनल समाचार आने में जरूर समय लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 71 से ज्यादा ही रहेगा। तो वहां के मतदाताओं को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व पे उन लोगों ने भाग लिया, और उन नक्सलियों को चेतावनी दी, उन नक्सलियों को बताया कि हिंसा की आवश्यकता नहीं है, हमारा फैसला लोकतंत्र से होगा, हमारा फैसला मतदान से होगा। भरोसे की सरकार, कांग्रेस की सरकार बस्तर के लोग इसलिए चुनेंगे कि 18 से 23 में बस्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुआ है। चाहे मिलेट्स की बात ले लें, चाहे अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव की बात ले लें, चाहे बस्तर में जो 300 से 350 स्कूल बंद थे उन्हें पुनः चालू किया गया, वहाँ मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत वहाँ जितने अच्छे काम हुए, बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार आया, इस तमाम चीजों को अगर हम ले लें तो बस्तर हिंदुस्तान के नक्शे पर और अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर स्थापित हुआ है। वहीं ग्राम सभाओं के माध्यम से पेशा कानून बनाकर हमने उनको उनका अधिकार सौंपा। बस्तर में जो प्राधिकरण बनते थे उनके रमन सिंह जी खुद अध्यक्ष होते थे और उपाध्यक्ष वहां के विधायकों को बनाते थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कांग्रेस के हाईकमान ने, कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया कि वहां के अध्यक्ष वहीं के विधायक होंगे। बस्तर का फैसला बस्तर के विधायक करेंगे। मोहन मरकाम जी मंत्री के रूप में, कवासी लखमा जी मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो सर्वांगीण विकास अगर बस्तर का हुआ, जमीन वापस करने का काम हुआ, 4 वनोपज से आज 67 वनोपज हम खरीद रहे हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को आज एक उचित राशि, सम्मानजनक राशि देने का काम कांग्रेस सरकार ने किया, और 2023 के लिए हमने पुनः उनके राशि में बढ़ोतरी का काम किया है। चाहे कर्ज माफी की बात हो, स्व सहायता समूह के महिलाओं की बात हो, रीपा के माध्यम से सीधे रोजगार देने की बात हो, उठान के माध्यम से गोबर खरीदी की बात हो, सारे चीजों में बस्तर ठीक है भाई जी, और बस्तर के लोग ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूं। हमारी प्राथमिकता थे, तो हम 20 के 20 सीट प्रथम चरण में जीत रहे हैं। चलिए ठीक है। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगा। बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये दावा कर रहे हैं कि 20 में से 20 सीटें जीतेंगे इस बार।
क्या कहेंगे इस पर? जी जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जी जय जोहार। मैं आपको ये के 2018 का घोषणा पत्र सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ। 2018 का इनका घोषणा पत्र है और ये 2023 का घोषणा पत्र, 23 का, और ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है। अब इसमें मैं महत्वपूर्ण इसके सामने में जो चीजें लिखी है, इसमें भाजपा में लिखा हुआ है 2023 और कांग्रेस में लिखा हुआ है 2023 से 28। मतलब ये जो घोषणा पत्र है, ये पहली नजर में झूठ का पुलिंदा नजर आता है कि ये घोषणा जो है आज तो कर रहे हैं, लेकिन ये बोलेंगे कि हम 28 तक उसको पूरा करेंगे। जैसे शराबबंदी नहीं कर पाए, जैसे नियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं कर पाए, जैसे ये कह रहे थे 200 फूड पार्क खोलेंगे, वो नहीं खोल पाए, जैसे ये पुलिस परिवार को जो है उनके लिए विशेष व्यवस्था करेंगे, जैसे विभिन्न प्रकार के कानून बनाएंगे। तो ये घोषणा पत्र इनका छल का घोषणा पत्र है, ये खुद साबित कर रहे हैं। दूसरा मैं इनको बताना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी लहर चल रही है। अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी से थोड़े दिन पहले अधिकृत रूप से घोषित किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। इस 20 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 15 से 18 सीटें जीत रही है। ये डॉक्टर रमन सिंह जी ने दावा किया है और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि रायपुर से भांचा आया था राजनांदगांव और भांचा को आज विदाई दे दी गई है। डॉक्टर रमन सिंह जी 35-36 हजार वोट की लीड से चुनाव भी जीत सकते हैं और ये लीड और आगे बढ़ने वाली है। अब मैं इनको बताना चाहता हूं, ये बस्तर की बात कर रहे थे, बस्तर में आज भी मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। 5 साल इनकी सरकार थी, इनको ये बताना था कि इन्होंने किया क्या, तो ये बार बार पीछे चले जाते हैं कि इन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। 5 साल में ना वहां कोई शिक्षा की व्यवस्था हो पाई है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पाई है, ना वहां पर आप देखेंगे कि मूलभूत सड़क की सुविधा जो है वो उपलब्ध। इन 20 सीटों में सड़क कहां पर है, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ये देखने की स्थिति है। आज भी लोग बस्तर में झिलिया के पानी पी रहे हैं, आज भी आप देखेंगे खटिया में डाल करके लोगों को लाया ले जा रहा है। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट वादा किया है, किसानों के धान के समर्थन मूल्य का वादा हमने किया और कहा कि हम 3100 रुपए में 21 कुंटल धान लेंगे, जो इनके घोषणा के अनुसार प्रति एकड़ में 1100 रुपए ज्यादा होता है। पिछले 2 वर्षों का जो बोनस बचा है, हमने तारीख बता दिया, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के दिन देने वाले हैं। हम जो इनसे धान खरीदेंगे उसका पैसा इनका तो पिछला किस्त अभी तक नहीं आया है। उसके साथ साथ सबसे बड़ी जी अभय जी आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। हमारी माताएं हैं, उनके खाते में 12,000 रुपए सालाना आने वाला है। प्रति माह जो है 1,000 रुपए आएगा, साल में 60,000 एक महिला के खाते में आएगा। यदि 2 है तो 1,20,000 आएगा, 3 है तो 1,80,000 आएगा। वैसे आप आगे बढ़ते जाइए। तो ये हमारी बहुत महत्वपूर्ण योजना है। युवाओं के लिए हमने बात कही है कि 50% सब्सिडी में 0% ब्याज पर उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, उनके व्यापार व्यवसाय की व्यवस्था की जाएगी। युवाओं को यदि अभी आप देखेंगे कि जितने भी नौकरियां बाकी है 2 साल के अंदर टाइम बाउंडेड हम उनमें भर्ती करके दिखाएंगे। 1 लाख नौकरियों पर जो है वो भर्तियां हम करके दिखाने वाले हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य के लिए 5 लाख से हम उसको ले जा रहे हैं 10 लाख की ओर। पीएससी में जो बड़ी धांधली इन लोगों ने किया है, धांधली की जो है उसकी जांच की जाएगी और उसमें पारदर्शी जो है वो भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। तेंदुपत्ता एक बड़ा विषय है। ठीक है सुनील जी, 55 ठीक है प्रति मानक बोरा, सुनील जी एक मिनट जी आप ये जो जितनी बातें बता रहे हैं ये आपके घोषणा पत्र में आप ऑलरेडी कह चुके हैं कि इस तरह की चीजें आप करेंगे अगर आपकी सरकार आती है तो। ठीक है, चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगा। जी मैं आपके पास आऊंगा। लखन जी के पास मैं जाना चाहूंगा। पहले मैं अभय जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन लखन जी से एक सवाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो ये है, लखन जी एक बात बताइए, 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, निर्माण हुए 23 साल हो चुके हैं, 23 साल बाद भी आखिर ये बड़ा देखिए विचारणीय प्रश्न है कि 23 साल बीतने के बाद भी 2 चरणों में अगर मतदान करवाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से अगर आप तुलना करें, 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में है, 90 विधानसभा सीटें छत्तीसगढ़ में, उसके बाद भी 2 चरणों में अगर मतदान हो रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सिर्फ इसलिए कि जो बस्तर वाला जो क्षेत्र है वो संवेदनशील माना जाता है, नक्सली क्षेत्र माना जाता है। इतने साल बीतने के बाद भी नक्सल समस्या का आखिर समाधान क्यों नहीं हो पाया? लखन जी।
निश्चित रूप से। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही एक भाजपा नेता की दिव्यांशु जी हत्या कर दी गई थी। वो प्रचार के दौरान निकले हुए थे। तो ये तो नक्सली समस्या की जो बात है वो तो है ही, विचार विमर्श का सवाल खड़ा करता ही है कि भाजपा ने भी आखिर 15 साल सत्ता में जो है रहे, क्या किया, भाजपा के लोगों ने क्या किया। अब 5 साल से कांग्रेस है सत्ता में, तो नक्सली जो समस्या है उसके समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं हुआ। नक्सली घटनाएं अभी भी हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं यही कह रहा था कि इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें एक तो देखिए, अभी जो कुछ दिन पहले नक्सली जो हमला हुआ है उसका, फिर ऊपर से 2-3 और महत्वपूर्ण बातें हैं दिव्यांशु जी, जैसे कि आप पार्टी पिछले जो है कुछ महीनों से सक्रिय थी और 2-3 बार उनकी बड़ी बड़ी सभाएं हुई थी बस्तर में। तो वो भी किसका वोट काटती है और कितना प्रभावी ढंग से जो है आप पार्टी वहां पर कैंपेनिंग करी है, कितना वोट लेती है। सर्व आदिवासी समाज जो है पिछले बार सक्रिय हुआ है, और भानु प्रतापपुर का जो उपचुनाव हुआ था उस समय भी धर्मांतरण का एक छोटा सा मुद्दा हुआ था और उसमें आदिवासी समाज ने अपने कैंडिडेट खड़ा कराया था। इसी तरह से गोंडवाना पार्टी है, फिर ऊपर से जो सीपीआई के भी एक कैंडिडेट जो है वहां पर बड़ी दमदारी से इस बार ये कहा जा रहा है कि वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और उसका भी फर्क पड़ेगा। एक और बड़ी बात कि मोदी जी जो जगदलपुर के पास जो स्टील प्लांट का उद्घाटन हुआ है एनएमडीसी का, तो उसमें रोजगार देने की बात की थी। अमित शाह जी ने भी कहा था कि उसका हम निजीकरण नहीं करेंगे और किसी भी हालत में वो सरकारी क्षेत्र में रहेगा। तो देखिए, इन सब चीजों का भी इम्पैक्ट जो है इस बार के 2023 के चुनाव में पड़ेगा। बिल्कुल, ये सारी जो चीजें हैं इम्पैक्ट तो डालती ही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अंत में देखिए एक 10 सेकंड और मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि देखिए, इस बार जो 20 सीट में भाजपा कम से कम 3 से 5 सीट लेगी और कांग्रेस 15 से 17 में रहेगी, ऐसा मेरा आकलन है। चलिए ठीक है, ये आपका आकलन हो गया। लखन जी का अपना आकलन है, सुनील जी का अपना आकलन है। सुनील जी तो ये दावा कर रहे हैं कि 15 से 18 सीटें बीजेपी जीत रही है इन 20 सीटों में से, क्या कहेंगे इस पर अभय जी? देखिए, मैं कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी को दिन में सपने देखने की आदत पड़ गई है जी। लोग रात को सोते हैं तो सपना दिखता है, लोग दिन में सपने देख रहे हैं। पहले तो 4.5 साल तक ये थे ही नहीं, कहीं पे विपक्ष के रूप में दिखाई ही नहीं दिए। और आज भी अभी घोषणा पत्र सुनील जी दिखा रहे थे, मुझे तो और दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उस घोषणा पत्र का फर्क समझिए। कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र जारी किया है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, और भारतीय जनता पार्टी ने मोदी गारंटी जारी की है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, क्योंकि रमन सिंह के चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा, ब्रिजमोहन ओम प्रेम प्रकाश पांडे के चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा, अमर अग्रवाल के चेहरे पे वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब के सब लोग हार रहे हैं। तो इन लोगों ने मोदी गारंटी लाई। भाई साहब, गारंटी कौन देता है? दुकानदार देता है। ये तो ग्राहक और दुकानदार व्यवसाय करने आए हैं। गारंटी नहीं तो वारंटी सही। मोदी गारंटी मतलब उसकी सी गारंटी नहीं, क्योंकि आज तक 15 लाख नहीं मिले, 2 करोड़ लोग को रोजगार नहीं मिले, रेलवे भ्रष्टाचार की दुकान, लूट की दुकान। और कांग्रेस ने जो जन घोषणा पत्र जारी किया है जी। उसमें जो हमने किया है वो तो हमारा कंटिन्यू रहेगा। हमने धान को लेकर आज 20 कुंटल धान खरीदेंगे और 3200 में खरीदेंगे। और ये सुनील जी ने कहा ना कि 2023 से 28, अरे भाई साहब, आपकी सरकार बन नहीं रही है तो आप कार्यकाल क्या बताएंगे? हमारी सरकार 23 से 28 की बन रही है। इन वादों को हम 5 साल में पूरा करेंगे। हम तो अपना कार्यकाल ठीक है चलिए ठीक है, क्या बताएंगे भाई? आपकी तो सरकारी रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन ले लेते हैं। भी पता है जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी पता है कि छत्तीसगढ़ में नाक रगड़ने ले, कुछ भी कर ले, जनता का भरोसा 15 साल में उठ चुका है। 3 तारीख को पता चल जाएगा। ठीक है आपने रिजेक्ट लोगों को ही सामने लाया, रिजेक्शन दोबारा स्वीकार नहीं होता है। कांग्रेस का काम, कांग्रेस का छत्तीसगढ़ के विकास के योगदान, जड़ बोलो वहां छत्तीसगढ़ का नारा लेकर जनता फिर हमारे साथ आएगी और छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें। ठीक है, कांग्रेस कह रही है भूपेश है तो भरोसा है, बीजेपी कह रही है औ ना सही बो बदल के रही बो। चलिए ठीक है, सुनील जी क्या कहेंगे अभय जी की बात पर? देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता 508 नंबर वाले को बड़ी अच्छी तरीके से पहचान गई है। अब यहाँ मजबूत सरकार चाहिए, यहाँ भ्रष्टाचारी नहीं, यहाँ पर विकास को लेकर के आगे बढ़ने वाली सरकार चाहिए।
ये नहीं कि कोयले के भी माल अंदर कर लो, अभय जी एक मिनट अभय जी उनकी बात हो जाने दीजिए। अभय जी एक मिनट उनकी बात हो जाने दीजिए। जमीन पे कब्जा कर लो जाकर के, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अब छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज हो सकता है कि आपको लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ ज्यादा बड़ी बात कह रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अप्रत्याशित आने वाला है। इस बात को लिख करके रखिए, 3 तारीख को आपके इसी चैनल में हम सब फिर बैठेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत बिल्कुल बैठेंगे। जितना विश्वास भारतीय जनता पार्टी की घोषणा पत्र पर जनता कर रही है, अरे महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देना एक बहुत बड़ी योजना है। युवाओं के लिए जो घोषणा की वो बड़ी योजना है। आपने क्या किया? गरीबों के चावल पीडीएस में जाके घोटाला करके वैक्सीन को बता माफी मांगी। पीएम आवास के सुनील जी आपके उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आपको घोषणा पत्र में माफी मांगना था सुनील जी। आपके मुख्यमंत्री ने स्वीकार ठीक है सुनील जी। अभय जी अभी सुनील जी ने एक बात कही कि मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इतनी बड़ी बात कह चुके हैं कि वो पहले ही शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित कर चुके हैं जनता को। मोदी जी आए थे, बोल के गए थे कि मैं अभी से आमंत्रित करता हूं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? वो तो पहले ही इतनी बड़ी बात बोल के जा चुके हैं। ठीक है चलिए 3 तारीख को पता चल जाएगा। इस बात का विश्वास रखिए, जनता का फैसला 3 तारीख को आएगा। 75 पार कांग्रेस की सरकार बनेगी कि जिस दिन बोनस दिया जाएगा। और सुनील जी को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ, ये घोषणा पत्र में लाए थे, सुनील जी को मैं आमंत्रण दे रहा हूँ। 75 पार की सरकार के तहत किसानों को समृद्धि देने वाली है, वो बिल्कुल 100% यहाँ भाजपा की सरकार बनी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पहले चरण की जो 20 सीटें थी उन पर मतदान हो चुका है। अब जो सीटें बाकी रह गई हैं, जो 70 सीटें बाकी बची हैं, उन पर भी 17 तारीख को मतदान होगा। 3 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और यह पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में इस बार किसकी सरकार बनेगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।